नमाज कोई पढ़ेगा अपने लिए पढ़ेगा, रोजा रखेगा उसका फायदा खुद होगा, अपने आप को होगा। लेकिन ये जो सेवा करना या समाज को लेकर चलना या किसी की मदद करना, ये तो एक मतलब मैं कहता हूं कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं या आप एक जरिया बन रहे हैं। मेरी वालदा गाय पालती थी, उन्हीं की तर्ज पर मैंने उस काम को आगे बढ़ाया। उनके टाइम में ये जरूर है कि 4 और 5 गाय होती थी, लेकिन ये काम हमारे यहाँ पिछले 48-50 साल से हो रहा है। और अब 12-13 साल से तो मैंने उसका फिर मधुसूदन गौशाला नाम रखा उसका बाकायदा, और एक प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने सेवा भाव से हम उसको गौशाला को चलाते हैं। और जैसे आपने बताया कि जिस दिन त्योहार होता है हम फ्री दूध देते हैं, गांव में किसी गरीब आदमी के यहाँ शादी होती है तो फ्री दूध देते हैं, और हम निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और सेवा भाव से चलाते हैं। और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुसलमान भी ऐसा काम कर रहे हैं, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसे हम जिंदा रखना चाहते हैं। मैं 88 में ही दिल्ली आया था, और यहीं छोटा मोटा हम लोगों ने, पहले हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी वो हमने चलाई, फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि जिसके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं वो हमेशा कामयाब होता है। और मेरे लिए भी, मैं भी यही सोचता हूं कि माँ बाप की दुआओं से ही आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अबुल फजल में रहता हूं, अबुल फजल में मेरा घर है। कारोबार भी अल्लाह का शुक्र है हम लोग एनसीआर में ही करते हैं, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद में। और एक अच्छे अल्लाह का शुक्र है कि हम अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं। दोस्तों, ओखला में एक से एक अहम शख्सियत रहती हैं। आप में से बहुत से लोग उनको जानते भी होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ओखला में बिल्कुल खामोशी के साथ रहते हैं, लेकिन उनका काम न सिर्फ ओखला में बोलता है, दिल्ली में बोलता है, बल्कि नेशनल लेवल पे वो जाने और पहचाने जाते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग आमतौर पे सिर्फ नेताओं को जानते हैं, हीरो को जानते हैं, प्लेयर को जानते हैं, इसलिए जो लोग समाज में बहुत कुछ करते हैं, जिनका बहुत योगदान होता है, उनको हम लोग कम जानते हैं। ऐसे लोग ओखला में एक दो नहीं कई हैं। ऐसे ही लोगों में से एक हैं हमारे साथ जुबैदुर रहमान साहब उर्फ बब्बन मियाँ। इनके चाहने वाले इनको प्यार से कहते हैं बब्बन भाई। मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने देखा इनको कहते हुए बब्बन भाई। वो प्यार है, लोगों के दिल में इनके लिए प्यार है, इसलिए ये आमतौर पर जाने जाते हैं बब्बन भाई के नाम से। ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं। ओखला में आए, ओखला में बहुत काम किया। उसके अलावा ये एक दो नहीं बल्कि दसियों ऐसी गवर्नमेंट की कमेटी है जिसमें ये मेंबर है। उसके अलावा सोशल वर्कर कुछ ज्यादा ही करते हैं। बहुत कम लोगों को बताते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने वो किया है। लेकिन हम जैसे लोग जो इन चीजों पे नजर रखते हैं वो जानते हैं कि इन्होंने बहुत सोशल वर्क किया है और कंटिन्यू आज भी कर रहे हैं। इनका एक बहुत ही अहम काम है, ये अपने गांव में गौशाला चलाते हैं जिसमें लगभग 70 गायें हैं। जी हाँ, और सबसे खास बात जो कमाल की ये है, किसी शादी ब्याह के मौके पे जब किसी गरीब के घर में शादी होती रहती है या त्योहार के मौके पे जब गरीब को दूध की जरूरत होती है, तो इस मौके पर ये फ्री, बिल्कुल मुफ्त में उन लोगों को दूध देते हैं। जी हाँ, ये है बब्बन साहब का कमाल, जिन्हें पहले ही मैंने कहा आपको लोग प्यार से बब्बन भाई कहते हैं। अगर हम जानना चाहें, अपने जो व्यूअर हमारे उनको बताना चाहें कि बब्बन भाई ने कब सोचा कि हमें आप बुलंदशहर से ओखला जाना चाहिए? देखिए, मैं बहुत ही कम उम्र में करीब 22 साल का था, क्योंकि मेरे फादर यहाँ रहते थे दिल्ली में। आईटीओ पर एक दफ्तर जमीयतुल उलमा है, जो एक समाज के लिए बहुत बड़ी तंजीम है जो लोगों की मदद करती है।
मौलाना असद मदनी साहब हयात थे, उन्हीं के साथ मेरे फादर भी थे। पहले मेरे फादर फौज में थे, रिटायरमेंट के बाद वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया था उन्होंने। उसके बाद फिर वो दफ्तर जमीयतुल उलमा में रहने लगे। वहीं उनका 88 में सडनली इंतकाल हो गया। मुझे आए हुए करीब एक ही महीना हुआ था और मैं करीब 21 या 22 साल का था जब उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद फिर पूरे घर की मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, तो मैं 88 में ही दिल्ली आया था और यहीं छोटा मोटा हम लोगों ने, पहले हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी वो हमने चलाई, फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि जिसके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं वो हमेशा कामयाब होता है। और मेरे लिए भी, मैं भी यही सोचता हूं कि माँ बाप की दुआओं से ही आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अबुल फजल में रहता हूं। अबुल फजल में मेरा घर है। कारोबार भी अल्लाह का शुक्र है हम लोग एनसीआर में ही करते हैं, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद में। और एक अच्छे अल्लाह का शुक्र है कि हम अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर है, अमेठी से उसने एमबीए किया है, एक जामिया से उसने बीकॉम ऑनर्स किया था और उसने जामिया टॉप किया था, तो विज्ञान भवन में उसे गोल्ड मेडल भी मिला था। वो सीए कर रहा है। यही छोटी सी हम लोगों की एक वो है। वैसे पीछे से हम लोग 12 बस्ती बुलंदशहर के रहने वाले हैं। आपके बारे में मैंने बहुत देखा है, कई न्यूज मैंने देखी है कि आप वहाँ एक गौशाला चलाते हैं। तो ये ख्याल क्या बाद में आया आपको, आपने शुरू किया या शुरू पहले से हो चुका था, उन्हें मजीद बेहतर किया आपने? जी, मेरी वालदा गाय पालती थी, उन्हीं की तर्ज पर मैंने उस काम को आगे बढ़ाया। उनके टाइम में ये जरूर है कि 4 और 5 गाय होती थी, लेकिन ये काम हमारे यहाँ पिछले 48-50 साल से हो रहा है। और अब 12-13 साल से तो मैंने उसका फिर मधुसूदन गौशाला नाम रखा उसका बाकायदा, और एक प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने सेवा भाव से हम उसको गौशाला को चलाते हैं। और जैसे आपने बताया कि जिस दिन त्योहार होता हम फ्री दूध देते हैं, गांव में किसी गरीब आदमी के यहाँ शादी होती है तो फ्री दूध देते हैं, और हम निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और सेवा भाव से चलाते हैं। और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुसलमान भी ऐसा काम कर रहे हैं। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसे हम जिंदा रखना चाहते हैं और एक मिसाल बनकर ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान भी ऐसा काम कर रहे हैं। तो बबल भाई, शादी किसी के घर में भी हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब आदमी, गरीब होना चाहिए, गरीब होना चाहिए। तो दूध तो बहुत ज्यादा खर्च होता होगा, तो आप फ्री दूध देते हैं? बिल्कुल फ्री देते हैं जिस दिन त्योहार होता है या किसी गरीब आदमी के यहाँ शादी होती है। गाय कितनी होंगी आप? मेरे यहाँ 70-71 गाय हैं, बच्चे भी हैं। अच्छा, आपको मैंने देखा है, कई आपकी मैंने फोटो देखी कि आप खुद ही गायों की खिदमत करते रहते हैं, तो इतना वक्त आपको मिल जाता है? इतने बिजी आदमी है, कहीं कहीं घूमते रहते हैं, सोशल वर्क में लगे रहते हैं, फिर ऐसे वक्त कैसे निकाल लेते हैं आप? मैंने आपको गायों की खिदमत करते वीडियो देखी आपकी। जी, मैं जब भी चनियाने जाता हूँ, जब भी सैटरडे संडे में ज्यादातर वहीं रहता हूँ, और हर मौके मुनासिब में भी मैं जाता हूँ। बहुत सारे स्कूलों में भी मैं मेंबर हूँ, और हम लोग एक एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। उसमें यह है कि ज्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गांव की गरीब बच्चियां हैं वो भी अच्छे से तालीम हासिल करें। मैं करीब 4 या 5 स्कूलों में मेंबर हूँ और हम लोग एजुकेशन पे भी बहुत काम कर रहे हैं, और एक ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी गरीब बच्चा ये गरीब मतलब अपने गरीबी की वजह से ना पढ़ पाए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा बच्चियां तालीम हासिल करें। और इसी बीच में मैं गांव जाता रहता हूं। जब मैं गांव जाता हूं तो जरूर मैं गायों की सेवा भी करता हूं। जो भाई, मैंने देखा है कि आप एक दो नहीं, स्टेट लेवल की कई ऐसी गवर्नमेंट की कमेटी है जिसके मेंबर हैं आप, नेशनल लेवल की कई ऐसी कमेटी है जिसके मेंबर हैं आप, रेसलिंग फेडरेशन में भी आप रहे। तो उसकी क्या कहानी है, क्या दिलचस्पी उसमें आपकी कैसे हुई, कैसे लोगों ने आपको बुलाना शुरू किया, क्या देख के आपको मेंबर रहना चाहिए, और क्या आपके मेंबर होने से क्या कुछ फायदा होता भी है लोगों का? देखिए, हम लोग जो गवर्नमेंट की नॉमिनेटेड पोस्टें होती हैं, मैं उसमें जी 4 या 5 कमेटियों में मेंबर हूं। राज्य स्तरीय दिशा कमेटी है जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो जिसका गांवों में और उसमें विकास होता है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, आयुष्मान है, ये जो लोगों को मकानों के लिए पैसे दिया जाता है, ये सब इसी के उसमें आता है। और रेलवे बोर्ड में मैं मेंबर हूँ, टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ, एक उपभोक्ता कल्याण परिषद है, उस समिति का मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी मतलब लोगों की या गवर्नमेंट की छोटी छोटी पॉलिसी हैं वो गांवों तक पहुंचाएं और गांव के लोगों को उसका फायदा हो। अभी पिछले दिनों मेरी मीटिंग हुई थी रेलवे बोर्ड की इलाहाबाद में, तो मैंने एक मुद्दा उठाया था कि जो जेवर एयरपोर्ट है उसको चोला स्टेशन से जोड़ा जाए और चोला को नई दिल्ली से जोड़ा जाए, ताकि 3 स्टेट का फायदा हो, दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के लोगों को और यूपी के लोगों को। तो अल्लाह का शुक्र है उस पर काम भी हो रहा है
और चोला स्टेशन को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है। मैंने देखा है बहुत से लोग जो कम्युनिटी के मेंबर होते हैं जी उनको अपना एक आराम तो हो जाता है, मैं मेंबर हूँ, मैं घूम रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ। मैंने आपको देखा है कि स्टेशन पे आप पानी वानी चेक कर रहे थे कि स्टेशन तो है नाम का, लेकिन पानी आता भी है कि नहीं आता उसमें। जो पैसेंजर है वो परेशान तो नहीं है, वो टेंशन में नहीं है, जैसा अभी गर्मी का दिन है स्टेशन में पानी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक तो ये चीजें, और दूसरे क्या, जब ये चीजें करते हैं आप तो ये आगे जाके जब कहते हैं तो उस पर अमल होता है, लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसको करते हैं काम। 99% होता है, क्योंकि ये एडवाइजरी कमेटी होती है। तो हम लोग जो एडवाइज करते हैं कि ये ट्रेन चलनी चाहिए, ये लॉकडाउन में बंद हो गई, इसका लोगों को फायदा है, वो होनी चाहिए, स्टेयर केस खराब है, लिफ्ट खराब है, पानी की सुविधा नहीं है, यात्रियों को आराम के लिए वो नहीं है, इन सब चीजों की ही हम लोग एक, जब हमारी मीटिंग होती है तो हम मुद्दे उठाते हैं और उस पर 99% काम होता है और बाकायदा रिटर्न में हम लोग देते हैं और रिटर्न में हमें उसका जवाब भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए ये कमेटियां बनती हैं ताकि पब्लिक का मतलब हम लोग ऑफिसर्स को अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकें और उसका वो निस्तारण कर सकें। तो वो लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, और ये सामने वाले पर डिपेंड करता है कि आदमी किस तरह से उसकी चीजों को उठा रहा। तो हम लोग खुद फिजिकली वहां जाके, जैसे अलीगढ़ स्टेशन है, खुर्जा है, टोंडला है, जो अपने आसपास के स्टेशन है उस पर खुद जाके हम निरीक्षण करते हैं और जो उसमें कमी होती है वो हम अपने अधिकारियों से कहते हैं। मगर भाई सोशल वर्क करना, एक दो कर दिया, तीन कर दिया, चार कर दिया, बहुत से लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते। आपको मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कंटिन्यू सोशल वर्क कर रहे हैं आप। तो कभी लगा आपको अरे बहुत ज्यादा मदद कर दी, अब मुश्किल है, अब शायद नहीं हो पाएगा, अब मैं थक गया, नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ लगता है? या खिदमत का जज्बा है? नहीं, जब तक जान है मदद तो होती ही रहेगी। देखिए, मैं तो समझता हूं कि रिजल्ट देना ऊपर वाले का काम है। लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अच्छे कामों के लिए तो हमेशा खुद भी करे और लोगों को भी प्रोत्साहित करे कि इस तरह के अच्छे काम होने चाहिए, ताकि सोसाइटी को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि तोड़ने का। और जहां तक खिदमत खल्क की वो है, तो ये तो इंसान को, देखिए, नमाज कोई पढ़ेगा अपने लिए पढ़ेगा, रोजा रखेगा उसका फायदा खुद होगा, अपने आप को होगा। लेकिन ये जो सेवा करना या समाज को लेकर चलना या किसी की मदद करना, ये तो एक, मतलब मैं कहता हूं कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं या आप एक जरिया बन रहे हैं। अगर हमारी वजह से किसी का अच्छा काम हो रहा है या किसी समाज का काम हो रहा है, तो मैं तो उसके लिए बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मतलब मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। और ये तो एक घर के या उसके जो संस्कार होते हैं लोगों के, या घर का एटमॉस्फेयर होता है कि माँ बाप ने कैसी आपको तरबियत दी है, ये उसके ऊपर भी होता है। और फिर कह रहा हूं कि जिसके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं वो हमेशा कामयाब होता है। दोस्तों, बब्बर भाई के अखलाक की वजह से, उनके काम की वजह से उनको इतने अवार्ड मिल चुके हैं। मैं जिस रूम में बैठा हूं उसमें इतने अवार्ड रखे हुए हैं कि मतलब एक साथ में आपको वो दिखा भी नहीं सकता। और बहुत सारे अवार्ड ऐसे हैं इनके रखे हुए जिनको रखने की रूम में जगह नहीं मिल रही। इस रूम में कहाँ पे रखा जाए उसको, इतने ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। बब्बर भाई, इतने अवार्ड आपको लोग देते हैं, बहुत जगह तो आप मना भी करते हो, भाई आप रहने दो, आप यहाँ नहीं आ पाऊंगा, बहुत सी दिक्कत हो रही है, तारीखों नहीं का वो हो पहुंच पा जाता रहा है हो। जी, तारीखों का वो होता तो नहीं भी जा पाता हूँ। तो ये तो होता है, अगर मैं दिल्ली होता हूँ और वो होता है तो मैं जरूर जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर प्रोग्राम में प्रोग्राम अटेंड करूं और एक मतलब मैसेज दूं कि हाँ, कि लोगों के साथ जोड़ना चाहिए और जोड़कर कुछ अच्छे काम करने चाहिए। तो मैं इसी वजह से कोशिश करता हूं, हर मीटिंग में और हर प्रोग्राम में मैं जाता हूं, हर खुशी और गमी में भी जाता हूं। और हम लोगों का पर्टिकुलर एक गांव नहीं है, 12 गांव है, 12 बस्ती कहलाता है, उन 12 गांवों से मैं भी जुड़ा हुआ हूं। हमें खास बात ये देखता हूँ कि आप ओखला में भी अगर कहीं कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, किसी स्कूल का फंक्शन है, कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है, कहीं कोई सोशल वर्क के लिए लोग जमा हुए हैं, तो आप यहाँ भी शामिल रहते हैं। फिर मैं देखता हूँ सेम उस एक दिन के बाद बुलंदशहर के किसी गांव में आपको देखता हूँ। तो इतना वक्त निकालना, अल्लाह आपको जवान रखे हमेशा, मुश्किल नहीं लगता आपको? अरे थक जाऊंगा भाई, कहाँ आज दिल्ली में ओखला में, कल मुझे फिर बुलंदशहर में किसी गाँव में जाना है, तो टेंशन नहीं होती अरे इतना नहीं हो पाएगा भाई, थक जाऊंगा भाई। देखिए, ये जज्बा होता है, और जब आदमी किसी नेक नियति से और अच्छे इरादे से कोई काम करता है तो वो आसानी भी पैदा हो जाती है उसमें। और अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मुझे बच्चे भी मेरे कोऑपरेट करते हैं। एक बच्चा माशाल्लाह मेरा बिजनेस संभाल रहा है और एक बच्चा मेरे साथ हमेशा रहता है, तो वो ड्राइविंग भी कर लेता है, मेरी मदद भी करता है, हर तरह से मेरे साथ है। और हम लोग
कोशिश करते हैं कि देखिए समाज में एक मैसेज जाए, और फिर कहता हूं कि हमारी जात से अगर किसी को फायदा हो रहा तो उसमें हमें फख्र महसूस होता है और खुशी मिलती है हमें। बब्बर भाई, आपके शुरू के दिनों में आप ओखला में आए और फिर आपने बहुत सारी इमारतें बिल्डिंग यहाँ बनाई, और लोग कहते हैं कि ओखला जो बसा है उसमें बिल्डरों का बहुत योगदान है। हो सकता है कुछ बिल्डर वाले में लोग उल्टी सीधी चीजें कहते हो, लेकिन बिल्डरों का बहुत योगदान है। बिल्डर अगर बिल्डिंग नहीं बनाते तो जो बिहार के, यूपी के दूर दूर से लोग आए हैं, ओखला को इतना चमका दिया उन्होंने, जामिया की वजह से वो ओखला में आए और फिर ओखला आज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया। तो अगर हम ये जानना चाहें कि बब्बर भाई ने कितनी बिल्डिंगें बनाई होंगी और अभी मौजूदा बब्बर भाई काम कहाँ चल रहा है? देखिए, मैं करीब 91 से इस प्रोफेशन में हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करीब 400-500 लोगों को फ्लैट दिए हैं। और ऐसा भी हुआ है कि बिहार से, खास अक्सर बिहार की बात बता रहा हूं, कि बिहार से अगर ट्रेन में लोग आ रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे को मिले तो उन्होंने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, कि मैंने ओखले में फ्लैट लिया है, मैं वहां जा रहा हूं पेमेंट करने या कागज कराने। तो बोले किससे लिया आपने? यूं बब्बन भाई से लिया। तो बोले अरे बब्बन भाई से तो मैंने भी लिया। ऐसी कई मिसालें हैं। और बिल्कुल मैं आपको सही बात बता रहा हूं, एक साहब को मैंने 94-95 में 2200 रुपए गज के हिसाब से मैंने प्लॉट दिया था। मुझसे उन्होंने कागज 22 साल बाद लिए। कागज जब उन्होंने घर बना लिया और मीटर लगवाना था, जब उन्होंने मुझसे पेपर लिए, उस वक्त उसका रेट 2,20,000 रुपए था। तो लोगों का फेद भी है, और लोगों ने ये भी मिसालें दी हैं कि आप पैसे बब्बन भाई को दे दो, रसीद हमसे ले लो। तो इस तरह का मतलब एक इमेज और एक वो बनाना, ये फिर कहता हूं कि ये सब माँ बाप की दुआओं से और नेक नियति से ही होता है। और वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी नियत अच्छी होती है। अगर आपकी नियत अच्छी है तो आप कोई भी कारोबार करिए, उसमें जरूर कामयाबी मिलती है। और फिर उसमें फिर कह रहा हूं कि माँ बाप की दुआओं का बहुत अहम वो होता है। तो लोगों को अच्छे तरीके से कारोबार करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, और जो फिर कह रहा हूं कि जो ईमानदारी से करेगा वो हमेशा कामयाब होगा। तो दोस्तों, मैं खुद भी बहुत सालों से रहता हूँ ओखले में। ज्यादातर यहाँ के बिल्डर मेरे जान पहचान के हैं। उनमें से भी बहुत सारे कहते हैं कि शिबली भाई, बब्बर भाई का बहुत कमाल है। उन्होंने जो फ्लैट बनाए हैं, उन्होंने जैसी डीलिंग की है लोगों से, ज्यादातर उनसे बल्कि सभी के सभी खुश है। और वो कहते भी हैं, अगर उनको अरे यार मैंने बब्बर भाई से लिया, काश ऐसे ही लोग ज्यादातर होते तो इलाका और शायद बेहतर होता जैसा अभी है। बब्बर भाई, आपने ये भी नहीं बताया कि अभी मौजूदा वक्त में क्या काम आपका चल रहा है? हम लोग अभी भी इसी प्रोफेशन में हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ओखले से बाहर 8-9 साल से, क्योंकि ओखले का माहौल थोड़ा सा खराब हो गया, लोग इस्टेबाजी में आ गए, कुछ मीटर की दिक्कतें आई, लोग ज्यादा मंजिल बनाने लगे जो हम लोगों ने नहीं बनाई कभी। तो अब हम लोग बाहर काम कर रहे हैं, नोएडा, फरीदाबाद, एनसीआर में ही काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त हम लोग 104 सेक्टर है नोएडा में, वहां काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और करीब 450 फ्लैट हम वहां बना रहे हैं। ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर कोई भी ईमानदारी से काम करेगा तो वो क्या है ओखले में कर रहा है, क्या है बंबई जाके कर रहा है, देहरादून जाके कर रहा है, लेकिन ईमानदारी से करेगा वो हर जगह कामयाब होगा। तो हम लोग इस वक्त एनसीआर में ही काम कर रहे हैं, और रात को अपने घर ओखले ही आ जाते हैं ताकि अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ भी टाइम दे सकें। और दिन में हम लोग बाहर ही काम कर रहे हैं, अब इस वक्त ओखले में नहीं कर रहे। बब्बर भाई, मैंने पहले कहा आपको, कुछ लोग मेंबर होते हैं, वो घूमते फिरते हैं। आप कहीं गए मीटिंग में, मजे आए, घूमे फिरे, काम लोगों के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप टेलीकॉम कमेटी में भी हैं, और आज भी नेटवर्क की दिक्कत बहुत सारी जगह है। तो क्या ये वाला मुद्दा कभी आप उठाते हैं मीटिंग में? मेरी अभी 2 महीने पहले ही गाजियाबाद में मीटिंग हुई थी बीएसएनएल के हेड ऑफिस में। तो मैंने, देखिए, जहां जो शहरी क्षेत्र हैं या जो एनसीआर है, वहां तो आज भी नेटवर्क अच्छा है, लेकिन जो देहात क्षेत्र है वहां नेटवर्क की आज भी प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने, मतलब उसमें हमारे साथ सांसद भी मेंबर होते हैं, तो गर्ग साहब हैं गाजियाबाद के, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। मैंने सबके सामने ये मुद्दा उठाया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क है, आप 5G की बात कर रहे हैं, वहां 3G भी अभी पूरा नहीं हो पा रहा। उससे किसानों को और जो देहात के क्षेत्र हैं उसमें लोगों को परेशानी हो रही है। तो उस पर भी काम शुरू हो गया है, और इसी तरह से हम लोग अपने मुद्दे उठाते रहते हैं, जिस कमेटी से रिलेटेड होता है उसी पर काम करते हैं। भाई, मैं आपकी एक डिग्री देख रहा हूँ डॉक्टरेट की, कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी, ये क्या है, कहाँ से मिली आपको ये देखिए, एक यूनिवर्सिटी है, किंगडम ऑफ टोंगा, एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया के पास, वहां की एक ये यूनिवर्सिटी है।
और इसका जो प्रोग्राम हुआ था, ये रेडिसन ब्लू गुड़गांव में होटल है। तो यूपी से तो हमें 2 लोगों को मिली थी, ये टोटल 8 लोगों को इन लोगों ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा था। तो उसमें यूपी से बस हम 2 ही लोग थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि जी, मैं फिर कह रहा हूं कि जो सोशल वर्क होता है उसमें ये लोग कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को चुनते हैं और ये डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजते हैं। इसी तरह मुझे 2019 में लेगेसी इंटरनेशनल अवार्ड सिंगापुर में भी अवार्ड मिला। और जहां तक आपने मेरे गौशाला का कहा था, तो गौशाला के लिए मेरे यहाँ मनोज तिवारी जी आए, रदा मुराद साहब आए, भाभी जी घर पे सीरियल के हप्पू सिंह, टिल्लू, आसिफ शेख, ये सब लोग हमारी गौशाला पर आए और वहां आके उन्होंने भ्रमण किया और हम लोगों का हौसला बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, बब्बर भाई को सिर्फ ओखला में अवार्ड नहीं मिला, दिल्ली में अवार्ड नहीं मिला, नेशनल लेवल का अवार्ड नहीं मिला, इनको इंटरनेशनल लेवल का भी अवार्ड मिल चुका है। जैसे इन्होंने खुद ही बताया, गौशाला इतना बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, इसकी वजह से इनका नाम हिंदुस्तान में तो हो ही रहा है, इंटरनेशनल लेवल में भी इनके इस काम को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन मियाँ, जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं बब्बन भाई। जो लोग ओखला में पुराने हैं उनमें से ज्यादातर लोग इनको जानते हैं। जो नए लोग आए, हो सकता है वो इनको नहीं जानते हो। जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद जब कभी आपको ये मिले और आपकी इनसे मुलाकात हो, इनसे मिलकर देखिएगा, आपको यकीन नहीं होगा एक आदमी जिसे अल्लाह ने पैसे से नवाजा है वो कितना नॉर्मल है, कितने छोटे लेवल पे भी वो लोगों की मदद करता है और ऊपर के लेवल पे भी लोगों की मदद करता है। वो चाहे तो अपने घर में आराम से बैठ सकता है, मगर बेहतरीन तरीके से, ईमानदारी के साथ, जैसे उन्होंने बताया कि आपको चाहिए कि आपका जो भी कारोबार है उसमें ईमानदारी से लगे रहें। तो ये आज भी बेहतरीन तरीके से एक्सीलेंसी के साथ अपना कारोबार भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, और जिन जिन कमेटियों में गवर्नमेंट की हैं वहां ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। ओखला को ऐसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है, और सिर्फ ओखला को ही नहीं, हमारा एक चैनल जामिया नगर अपडेट्स, ओखला की न्यूज इसमें ज्यादा होती है। तो ओखला के लिए ये खास आदमी तो है ही, जो लोग बुलंदशहर के रहने वाले हैं वो भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं। हम लोग जब भी कहीं बैठते हैं, पुराने लोग बुलंदशहर के मिलते हैं, तो वो कहते हैं हमारे इलाके में जो कुछ खास लोग ओखला में जिन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत इज्जत कमाई, उनमें से एक बब्बन मियाँ भी हैं। बब्बन मियाँ, बब्बन भाई जुबैदुर रहमान साहब।